तो देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। बता दो एक बार। है मैम। देखो यहाँ पर हम लोग दो पीडीएफ था, ठीक है, मेटेरियल कॉस्टिंग पे जो भी हम लोग कर रहे थे उसमें एक पीडीएफ तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और ये वाला कुछ इस पे क्वेश्चंस बाकी है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जो पूरा नहीं किया था, ठीक है, मतलब उसमें पॉइंट बी शायद बाकी था, पॉइंट बी या कुछ ऐसा। देख लेते हैं एक सेकेंड कौन सा क्वेश्चन बाकी था। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। यहाँ पर एक स्टोर लेजर ही दे रखा था, स्टोर लेजर फीफो लिफो से प्रिपेयर करने बोला था, हम लोगों ने किया भी था। फिर अलग से पूछा था बताओ कि अगर मतलब हम लोग फीफो से कर रहे हैं तो कंजम्पशन कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और अगर लीफो से कर रहे हैं तो कंजम्पशन कितना है क्लोजिंग स्टॉक कितना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टॉप कर दिया था। देखो हम यहाँ पर एक बार रिकॉल करवाते हैं। ये देखो यहाँ पर लीफो से एक बार, ये देखो फीफो से, ये वाला फीफो था, फर्स्ट मैंने फीफो किया था, फीफो से करने के बाद ये आया था कंजम्पशन और ये आया क्लोजिंग स्टॉक, और लीफो से करने के बाद ये आया था कंजम्पशन ये क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन उस दिन ना क्या हुआ था, मैंने यहाँ 4000 नहीं लिखा था, 400 लिख दिया था गलती से, और तुम लोग सबको ही जो है चले गए थे। तो उसके बाद तौथा ने मुझे बताया तो तुम लोग एक काम करो, ये 4000 लिख के इसे ऐड करके इसका वैल्यू चेंज कर लो। अगर तुम लोगों ने घर पे नहीं देखा होगा तो तुम लोग को दिमाग में ये वाला नहीं गया होगा, ठीक है, मतलब ये अगर नहीं देखा है किसी ने घर पे तो ये मेरा रॉन्ग वाला कैलकुलेशन ही लिख रखा होगा तुम लोगों ने। ये 400 की जगह 4000 कर लो और ये 8300 होगा, ये गलत हुआ था शायद, ठीक है। और वो गलत होने की वजह से यहाँ नहीं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आया था मुझे जितना याद आ रहा है, फिर भी एक बार देख लो, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाला कंप्लीट कर लिया था पॉइंट बी तक, ए का पॉइंट ए पॉइंट बी। अब बी का क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई द फिगर्स इन ए एंड बी इन पार्ट ए, ठीक है, ये ए में ए बी ऑफ दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट, क्यों फीफो लिफो में कंजम्पशन एंड क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग आया है दोनों मेथड से, हमें इसको बताना है, ठीक है, लेकिन विदाउट ड्राइंग द स्टोर लेजर, हमें इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पर पॉइंट बी, ठीक है, क्वेश्चन का ये पॉइंट बी पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो पॉइंट बी पहले हम लोग देखते हैं कितना चेंजेस आया है। तो डिफरेंस इन कंजम्पशन, तो डिफरेंस इन कंजम्पशन कितना है, तो देखो कंजम्पशन एक मेथड यानी लीफो से है 8300 और फीफो से है 7800। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8300 माइनस 7800, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। अच्छा डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस देखो कितना है 2300 और यहाँ पर हो गया 2800, तो माइनस कर लेते हैं 2800 माइनस 2300, तो ये हो गया 500, ठीक है, 500 दोनों ही रुपीज में, क्योंकि ये सब रुपीज में वैल्यू है। अब हम लोग को ये बताना है क्यों डिफरेंसेस आया, बेसिकली डिफरेंस क्यों आता है रिसिप्ट में। रिसिप्ट रीजन नहीं होता है, डिफरेंस का रीजन क्या होता है बोलो, रिसिप्ट होता है कि बैलेंस होता है कि इशू होता है। ये जो हम लोग स्टोर लेजर बना रहे हैं, अगर हम लोग स्टोर लेजर के तरीके से सोचे तो मुझे ये बताओ क्यों वैसे ये स्टोर लेजर बना के हम लोगों ने किया नहीं है, नॉर्मल किया है, फिर भी मुझे ये बताओ कि डिफरेंसेस क्यों आता है, ड्यू टू रिसिप्ट या फिर ड्यू टू इशू, बोलो। हम लोग वही फीफो करें या लीफो, सप्लायर तो हमें वही रेट पे माल सप्लाई करेगा जो उसका रेट चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग फीफो यूज करते हैं तो वो कुछ और रेट लगाएगा, लीफो करेंगे तो कुछ और लगाएगा, नहीं, सप्लायर तो अपना रेट जैसा है वैसे ही लगाता है, ठीक है। तो हम लोग का डिफरेंसेस किस वजह से होता है, बोलो डिफरेंसेस किस वजह से होता है, मुझे ये बताओ, बोलो कंजम्पशन और क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस क्यों होता है। रिसिप्ट्स के लिए।
रिसिप्ट मतलब तो खरीदना। अगर रिसिप्ट कर रहे क्या इस वजह से डिफरेंसेस आता है मुझे ये देखो यहाँ पर, अगर लिपो देखोगे तो रिसिप्ट देखो 100 यूनिट 5 रुपीज 500, अगर फीफो देखोगे तो 100 यूनिट 5 रुपीज 500। डिफरेंस कहाँ पर होता है? कंजम्पशन में डिफरेंस क्यों आता है? कंजम्पशन हम लोग एक कर रहे हैं फीफो बेसिस में, मतलब जो फर्स्ट इन हुआ उसे फर्स्ट आउट करेंगे, लास्ट इन हुआ लास्ट आउट करेंगे। तो जैसे देखो मेरे पास एक 10 12 दो रेट का क्या बोले रॉ मटेरियल है, ठीक है। अगर ये वाला पहले इन हुआ, ये मान लो 1 तारीख को आया 1 1, ये आया है 2 1, ठीक है, मतलब 2 ऑफ जैन। अगर हम लोग फीफो कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा कंजम्पशन कितना होगा? कंजम्पशन 10 रुपीज का होगा, ठीक है। जो फीफो कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग फीफो कर रहे हैं तो कंजम्पशन 10 होगा, क्लोजिंग स्टॉक 12 रुपीज का दिखेगा। अगर लीफो कर रहे हैं, ठीक है, लीफो कर रहे हैं तो कंजम्पशन कितना होगा? लीफो कर रहे हैं तो कंजम्पशन होगा 12 रुपीज का, और क्लोजिंग स्टॉक होगा कितने का? 10 रुपीज का, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मुझे ये बताओ जो डिफरेंसेस होता है वो तो क्लोजिंग स्टॉक में होता है और कंजम्पशन में होता है, परचेज में थोड़ी ना होता है। मान लो 10, ये मान लो एट द रेट ऑफ 10 और एट द रेट ऑफ 12 करके हम लोगों ने मान लो 1 किलो खरीदा था, ये भी 1 किलो खरीदा था, ठीक है। मुझे ये बताओ तो अब ये जो दो स्टोर लेजर इसमें डिफरेंस क्यों आया? 10 रुपए और 12 रुपए से तो खरीदा, ये तो रिसिप्ट है, 1 तारीख का रिसिप्ट 2 तारीख का रिसिप्ट, 1 ऑफ जैन का रिसिप्ट 2 ऑफ जैन का रिसिप्ट। अगर उसके बाद भी डिफरेंसेस क्रिएट होता है क्लोजिंग स्टॉक और कंजम्पशन में होगा ना, परचेज में थोड़ी ना होगा। चाहे फीफो फॉलो करो हम लोग अपना, या फिर हम लोग लीफो फॉलो करें, हमें तो 10 और 12 से ही परचेज करना है मार्केट से, सप्लायर से। तो डिफरेंसेस क्यों होता है? मतलब परचेज में थोड़ी ना डिफरेंसेस होता है, डिफरेंसेस किस में हुआ? यहाँ क्लोजिंग 12, यहाँ क्लोजिंग 10, यहाँ कंजम्पशन 10, यहाँ कंजम्पशन 12, ऐसा क्यों हुआ? बोलो ऐसा क्यों हुआ? डिफरेंट डिफरेंट मेथड के वजह से ना। एक में हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरे में हम तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि डिफरेंस क्यों होता है क्लोजिंग स्टॉक में और कंजम्पशन में। क्योंकि हम लोग इशू में डिफरेंसेस करते हैं ना, इशू जब करते हैं एक बार फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एक बार लास्ट इन फर्स्ट आउट। बोलो ये बात समझ में आया? तभी तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। रीजन क्या है फिर? इशू है कि रिसिप्ट है? मैम इशू। इशू, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया टोटल। अब डिफरेंसेस देखो, डेट देखो, इशू का डेट हम लोग चेक करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से करवाया था ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था विदाउट प्रिपेयरिंग द स्टोर लेजर। देखो यहाँ पर क्या बोला है, इशू कब कब हुआ है? 6 ऑफ अप्रैल, ठीक है, 6 ऑफ अप्रैल, और यहाँ पर हुआ है 10 ऑफ अप्रैल, 6 10 एंड 14, 6 10 एंड 14 यहाँ पर लिख लेते हैं, 6 10 एंड 14, ठीक है। कितना कितना क्वांटिटी? देखो क्वांटिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखो यहाँ पर तुम लोग अगर देखोगे तो फीफो में भी उतना ही होगा। देखो हम फीफो से लिख देते हैं, इशू कितना हुआ ये देखो 100, ठीक है। इशू हुआ है 100 और 150, ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा? 250। ये अलग अलग लिखा था ना मैंने, 250, ठीक है। 250 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो गया 400, 250 400 यहाँ पर लिखते हैं, देखो 250 400। देखो लिफो में भी वही होगा, क्वांटिटी में थोड़ी ना डिफरेंस होगा। लिफो का चेक करो, लिफो में यहाँ पर ये देखो लिफो में कितना हो गया? इशू 250 और आफ्टर दैट इशू देखो 400 और ये लास्ट में 500। फीफो में देखो पार्ट पार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो तो फीफो फॉलो करने की वजह से यहाँ पार्ट पार्ट हो गया है, तो 500, ठीक है। तो 500 तो टोटल क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू में डिफरेंसेस आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 250 जब इशू कर रहे हैं तो अलग तरीके से कर रहे हैं, तो 250 देखो अगर हम लोग फीफो पे कर रहे हैं तो कितना हुआ था यहाँ पर देख के लिख देंगे, जस्ट देख के लिखना है। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर हुआ 1400, ठीक है, ये 1400 हो गया, ये 2650 3750 लिख लेते हैं। ये देखो 1400 2650 और 3750, ठीक है। इसका टोटल भी कर लेते हैं, इसका टोटल हो गया 7800, ठीक है। अच्छा अब लीफो का देखो, लीफो का वैल्यू देखो, लीफो का वैल्यू यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर इशू हुआ है कितना? 1500, वैल्यू लिखेंगे 1500 2800 4000, ठीक है। 1500 2800 और 4000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 8300,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये टोटल क्योंकि मैंने कर लिया है तो यहाँ टोटल लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6/4/2021, ठीक है। अगर हम लोग फीफो यूज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आया और लीफो यूज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आया, हमें एक्सप्लेन करने बोला है ना, तो हम इसको क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिख के एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लैंग्वेज में तुम लोग लिख के कर सकते हो इसी चीज को। तो देखो, फीफो जिस यूज हुआ जब 250 का, तब देखो किस तरह से इशू हुआ था। यहाँ पर फीफो जब यूज हुआ, ये देखो 100 और 150 इस तरह से, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक था 100, देखो ओपनिंग स्टॉक था 100, फिर परचेस हुआ 300, ठीक है। और जब इशू करने के लिए बोला गया तब बोला गया 350, क्योंकि हम लोग फीफो फॉलो करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले 100 यूनिट, फिर यहाँ से रिमेनिंग जितना जरूरत हुआ 150 यूनिट, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, वैल्यूज वैल्यूज कुछ इस तरह से हो रहे हैं, 100 × 5 और 150 × 6, ये ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ है, हम लोग को जस्ट एक्सप्लेन करना है यहाँ से। ये देखो 100 × 5 इस तरह से इशू हुआ, ठीक है। फिर हो गया 150 × 6 इस तरह से इशू हुआ, और इसका वैल्यू आ गया ये वाला 1400, ठीक है 1400। लेकिन यही वाला यही इशू 6 अप्रैल का इशू अगर लीफो में किया जाता तो देखो क्या होता, ओपनिंग स्टॉक था इतना, ठीक है, परचेज हुआ था इतना। अब हमें बोला कि लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट 250 इशू चाहिए था, तो ये 300 से ही दे सकते, तो 250 × 6, ठीक है। इसी वजह से तो डिफरेंसेस आया 250 × 6, ये देखो 250 × 6 1500, तो कितने का डिफरेंसेस आया 100 का, ठीक है। यहाँ पर 100 का डिफरेंसेस आया। तो ये क्यों हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं, ड्यू टू लिफो 100 रुपीज मोर चार्ज टू प्रोडक्शन। समझाते हैं ये मैंने क्यों लिखा, देखो अगर हम लोग क्योंकि लीफो अगर फॉलो करते हैं, देखो मतलब कोई भी एक एक्सप्लेनेशन जरूरत है, हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, ड्यू टू फीफो 100 रुपीज लेस चार्ज टू प्रोडक्शन। अगर फीफो यूज करेंगे तो हम लोग का कंजम्पशन का वैल्यू होता है 1400, अगर लीफो यूज करेंगे कंजम्पशन 1500 होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हम लोग को इशू कितना है 250 करना है, ठीक है 250 यूनिट इशू करना है। तो 250 यूनिट हम लोग इशू करेंगे, तो अगर फीफो करते हैं तो दो प्राइस यहाँ पर जो है आ जाता है, ठीक है। दो प्राइस आने की वजह से, क्योंकि पहला वाला रेट कम था इसी वजह से 1400 हुआ, लेकिन यहाँ पर लीफो है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन जो हुआ था वो 300 था, उसमें से 250 इजीली हम लोग आउटफ्लो कर सकते हैं। तो वो 6 रुपीज वाला था, ठीक है, जो यहाँ पर 6 रुपीज है 150 लिया ना, यहाँ पर 250 पूरा ही लेना पड़ा, क्योंकि लीफो का पैटर्न जो होता है, तो 6 रुपीज करके 1500 वैल्यू हुआ। तो ये कंजम्पशन बता रहा है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ये कॉस्ट शीट में आता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन, हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब इतना, अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉस्ट 100 रुपीज ज्यादा होगा अगर फीफो लीफो यूज हो रहा है, ठीक है। अगर फीफो यूज होगा तो उतना कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखा है, तो हमें तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, आइदर लीफो के साइड में या फीफो के हिसाब से। तो वही देखो यहाँ पर बोला है ना कि हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों डिफरेंसेस क्रिएट हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट डिफरेंसेस हुआ जब फिर से इशू हुआ 10 अप्रैल को, तो देखो 10 अप्रैल 2021, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, देखो या तो फीफो में कर सकते हैं या तो लीफो में कर सकते हैं। तो कितना यूनिट हमें टोटल इशू करने बोला था 400, देखते हैं फीफो में कैसे इशू हुआ था। फीफो में देखो 400 ऐसे इशू हुआ था, 115 × 6, 215 × 7, 150 × 6, ठीक है, और 215 × 7, 250 × 7, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आया था, ये वाला 2650, ठीक है, इसका वैल्यू आया था 2650। अब लीफो में यही वाला इशू किस तरीके से हुआ होगा, लीफो में यही वाला इशू कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, 407 रुपीज। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का उसके बाद 500 परचेस हुआ था, क्योंकि लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 500 से इजीली हम लोग 400 का इशू करवा सकते हैं। तो 400 @ 7 करके, ठीक है, 400 @ 7 करके, तो यहाँ पर 400 @
7, तो ये कितना हो गया 2800। ठीक है, 2800। देखो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना। तो डिफरेंसेस कितना हो गया 150। ठीक है, डिफरेंस हो गया 150। अब ये 150 डिफरेंस हुआ, तो अगर हम लोग फीफो के हिसाब से ही लिखे, लीफो के हिसाब से, तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा ड्यू टू लीफो। ठीक है, ड्यू टू लीफो ₹150 मोर चार्ज टू प्रोडक्शन। ठीक है, सेम कंसेप्ट देखो। अभी रॉ मटेरियल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू लीफो हो जाएगा 2800, और फीफो में ऐसा होगा, अगर हम लोग लीफो करते हैं तो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है 150 ज्यादा होगा कंपेयर टू फीफो। ठीक है, अच्छा 14/4/2021 नेक्स्ट इशू, और यही वाला लास्ट है। ठीक है, तो फीफो और लीफो, तो यहाँ पर चेक करो कि फीफो में किस तरह से इशू हुआ, लीफो में किस तरह से इशू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फीफो में 215 to 7, 215 to 8, 215 to 7, 215 to 8, 500 टोटल बोला था। 250 into 7, 250 into 8। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा, ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ है 3750। और अगर यही चीज हम लोग लीफो में करते हैं तो कितना होता है, यहाँ पर दिखेगा, ये देखो 500 into 8, 4000। 500 into 8, 4000। ठीक है, तो डिफरेंसेस कितना आ गया, डिफरेंसेस आ जाता है 250। ठीक है, डिफरेंस आता है 250, यानी यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग लीफो फॉलो करते हैं तो ड्यू टू लीफो ₹250 मोर चार्ज टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में इतना ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया, जस्ट मैंने एक बार समझाया कि क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। इन केस फीफो, इन केस फीफो ऑल द 350 यूनिट्स, मतलब ये वाला। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 12 को जो परचेज हुआ है, एक मिनट, अच्छा एक बार लिख देते हैं। देखो इन केस, इन केस ऑफ फीफो ऑल द 350 units belongs to the purchase of material on 12/4/2021, whereas in LIFO all the 350 units belong to the purchase of material on 5/4/2021 to 12/4/2021। अच्छा, देखो ये क्या बोल रहा है, ये 250 होगा।
देखो, जब हम लोग फीफो में इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो तब क्या हो रहा है, तब फीफो में जब इशू कर रहे हैं तब हम लोग दो परचेज प्राइस ले रहे हैं, एक 5 रुपीज वाला, एक 6 रुपीज वाला, ठीक है। तो इन केस ऑफ फीफो ऑल द 250 यूनिट्स बिलोंग्स टू द परचेज ऑफ मटेरियल 12/4/2021। अच्छा, एक सेकेंड, 12/4/2021, 12/4/2021। ओ अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक वाला लिखवाया, ठीक है ठीक है, एक मिनट, मैंने दूसरा चीज लिखा है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक क्यों डिफरेंसेस आया है ये हम बता रहे हैं। देखो, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 350 यूनिट आया, जो 8 रुपीज करके आया है 2800 फीफो में, ठीक है। तो ये 350 यूनिट जो क्लोजिंग स्टॉक आया है फीफो में, ये 350 यूनिट का जो प्राइस है वो एट द रेट ऑफ 8 करके आया। 8 जो है वो कौन सा प्राइस है, 8 जो है यहाँ पर देखो, 12 अप्रैल को जो मेटेरियल खरीदा गया था उसी में से क्लोजिंग स्टॉक बचा, यहाँ पर और कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बच रहा है और किसी दूसरे रेट का। लेकिन लीफो के केस में देखो, जो 350 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, यहाँ पर भी 350 यूनिट बच रहा है, टोटल करके देखो 100 350। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस, जो रेट वाला क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 150 100 ये सब अलग अलग रेट, मतलब रेट वाला है। कौन सा देखो, 5 रुपीज वाला जो मेटेरियल खरीदा गया था वहां से लेके 8 रुपीज वाले तक, यानी ये देखो 5 रुपीज वाला मतलब कौन सा हो जाएगा, 5 रुपीज, 5 6 6 7 7 8 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना तक बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 12/4 तक। देखो, पहला बात है 12/4 तक बचेगा, क्योंकि 8 रुपीज तक बच रहा है, तो यहाँ पर परचेज हुआ था, तो 12/4 वाला जो रेट का माल है, ठीक है, जो रॉ मेटेरियल है, वहां तक हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक का रेट आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक बना है उसमें कौन कौन सा रेट इन्वॉल्व है, वहां पर जो रेट इन्वॉल्व है वो एकदम स्टार्टिंग से लेके परचेस का 12/4/2021 तक का इन्वॉल्व है, जबकि फीफो में सिर्फ 12/4/2021 का इन्वॉल्व है, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सा रेट इन्वॉल्व है, यहाँ पर जो इन्वॉल्व है ये एकदम स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से लेके यहाँ पर एंड तक का इन्वॉल्व है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का इन्वॉल्व है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये क्लोजिंग स्टॉक का बता दिया, अब कंजम्पशन का। ड्यू टू डिफरेंट परचेज प्राइस पेड बाय द कंसर्न ऑन डिफरेंट डेज ऑफ परचेज, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो एंड लीफो 350 units of closing stock in case of FIFO valued by at the rate of 8 per unit, but in LIFO valued by, देखो, ड्यू टू डिफरेंट परचेज प्राइस, अलग अलग परचेज प्राइस है जो पे किया गया है, कंसर्न मतलब जो फर्म है उसने पे किया है सप्लायर को, डिफरेंट डे ऑफ परचेज, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो एंड लीफो जो 350 यूनिट्स है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का फीफो में पूरा 8 रुपीज से वैल्यू है, जबकि लीफो में कैसे वैल्यू हुआ है, ये देखो 350 यूनिट, लीफो में कैसे वैल्यू है 350 यूनिट का। फर्स्ट इस तरह से देखो, फर्स्ट 100 यूनिट कितना करके है, देखो यहाँ पर फर्स्ट 100 यूनिट का वैल्यू है 5, फिर 50 का 6, फिर नेक्स्ट 50 का एट द रेट ऑफ 6, ये एट द रेट ऑफ 5। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 150, उसके बाद नेक्स्ट है 100 7 और 8, 100 7 और 8, 100 और 100,
@7 और @8, ठीक है, यही हमें एक्सप्लेन करके बताना है इसी चीज का, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पर ना डेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये शायद लीफो का कितना हुआ 5/4 से नहीं, ये एकदम 1 तारीख से ही हो रहा है 12/4 तक। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5/4 में यहाँ परचेस हुआ है। एक्चुअली 1 तारीख भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक है, इसलिए मैंने कंसीडर नहीं किया। बाकी तुम लोग 1 तारीख से भी लिख सकते हो क्योंकि 1 तारीख वाला प्राइस भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक बना है ना लीफो में, वो एकदम ओपनिंग स्टॉक भी इसमें बचा हुआ है और बाकी जितना परचेस किया हुआ है सारा ही थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। चेक करके देख लो, देखो ओपनिंग स्टॉक बच गया है क्योंकि लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग स्टॉक रह जाना नॉर्मल बात है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक रह गया, उसके बाद जो परचेज हुआ वो भी पूरा नहीं लगा, 250 यूज हुआ, इसीलिए ये भी क्लोजिंग स्टॉक में रह गया क्योंकि उसके बाद फिर से परचेज हुआ तो वहां से इशू होने वाला था 500, 500 में 400 इशू हुआ तो वहां भी 100 रह गया, ठीक है। उसके बाद फिर 600 परचेज, मतलब ओपनिंग स्टॉक का रेट रह गया, सेकेंड टाइम परचेज, थर्ड टाइम परचेज का रेट भी रह गया, एंड लास्ट जो परचेज हुआ 8 रुपीज वाला वो भी रह गया। तो अगर इस तरह से हम लोग अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आंसर हमारा अलग होगा, डिफरेंसेस ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हम लोगों का हो गया, देखो कैसे करके होना चाहिए एक्सप्लेनेशन। अब लिख के भी कर सकते हो, उस तरह से दिखा के भी कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इलास्ट्रेशन 15, ठीक है। इलास्ट्रेशन 15 देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोला है देखो, Embrace India Limited is recently incorporated startup company back in the year 2019। इन लोगों ने एक स्टार्टअप कंपनी बनाया। इट इज एंगेज्ड इन क्रिएटिंग एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ठीक है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये लोग ये सब जो है क्या क्या काम में एंगेज है वो बता रहा है। सोल्यूशंस फॉर द इंडस्ट्रियल मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट का जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से ये लोग मतलब इनका जो है काम करते हैं, ठीक है। इट इज फोकस्ड ऑन इनोवेशन डिजाइन रिसर्च, ये लोग इनोवेशन डिजाइन करते हैं, रिसर्च करते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वन ऑफ इट्स एम्बेडेड प्रोडक्ट इज लॉग मैक्स, इनका एक जो प्रोडक्ट नेम है वो है लॉग मैक्स। ए सिस्टम ऑन मॉड्यूल, सिस्टम ऑन मॉड्यूल को ऐसा बोला है कैरियर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। इट इज अ स्मॉल फ्लेक्सिबल एंड एम्बेडेड कंप्यूटर डिजाइन एज पर इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन। तो अगर ऊपर देखो तो जस्ट एक स्टोरी बताया है कि कोई एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने क्या क्या काम किया है वही बताया है। देखो यहाँ पर बोला है कि एक इनकॉर्पोरेट हुआ, एक स्टार्टअप कंपनी है 2019 में, और ये क्या प्रोडक्ट बनाती है, कुछ रिसर्च वगैरह, मतलब सॉरी यहाँ पर किस चीज में, इनोवेशन डिजाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस तरह का काम करती है। इनका प्रोडक्ट का नाम है लॉग मैक्स, ठीक है। और ये जो है ये प्रोडक्ट का जो यहाँ पर बोला है कि ए सिस्टम ऑन मॉड्यूल, ठीक है, कैरियर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल यूज, इसका इंडस्ट्रियल यूज है। इट इज अ स्मॉल फ्लेक्सिबल एंड एम्बेडेड कंप्यूटर डिजाइन एज पर इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन, इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन जैसे जैसा इंडस्ट्री होगा उस तरह से ये प्रोडक्ट को लोग यूज कर सकते हैं। In the beginning of the month of September 2021, company entered into a job agreement for providing 4,800 log max to NEET मंडी, ठीक है। तो इन्होंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम लोग 4,800 का क्या करेंगे, लॉग मैक्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जॉब बेसिस ना, मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉलोइंग डिटेल्स विद रेस्पेक्ट टू इश्यूज रिसिप्ट रिटर्न ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट हैंडलिंग माइक्रो कंट्रोलर, ए component used in the designated assembling process have been extracted for the month of September 2021 बोल रहा है। तो वो जो जॉब इन्होंने लिया है 4,800 यूनिट प्रोवाइड करने का, जो कंपनी के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है, उसी के रेस्पेक्ट में इश्यूज कितने हुए, रिसिप्ट कितने हुए, रिटर्न कितना हुआ, स्टोर डिपार्टमेंट, मतलब जब ये मतलब ये जो रॉ मटेरियल चाहिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, तो उसका डिटेल्स दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सितंबर 1-8 इस तरह से दे रखा है कि कितना कितना रिसिप्ट हुआ है, रिटर्न हुआ है, ये सब। अब नीचे देखो क्या बोल रहा है, ऑन 25 सितंबर 2021 द स्टॉक मैनेजर ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस्ड हिज नीड टू लीव फॉर हिज होम टाउन ड्यू टू सर्टेन कंटिजेंसी। तो जो भी स्टॉक मैनेजर था वो कंपनी छोड़ के जा रहा है अपना घर, उनको कुछ प्रॉब्लम होगा, एंड इमीडिएटली लेफ्ट द जॉब सेम डे लेटर ही ऑल्सो स्विच्ड ऑफ हिज फोन ऑफ, ठीक है। तो मतलब उनसे कुछ पूछ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब जो मतलब स्टॉक के बारे में उनसे कुछ पूछ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपना फोन जो है स्विच ऑफ कर दिया, मतलब काम तो छोड़ ही दिया, ऊपर से फोन भी स्विच ऑफ
ऑफ करके रख दिया तो हमारे पास कुछ डिटेल्स उनसे नहीं गैदर हो सकता है, ठीक है। एज द कंपनी हैज द टेंडेंसी ऑफ स्टॉक टेकिंग एवरी एंड ऑफ द मंथ टू चेक एंड रिपोर्ट फॉर द लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट, बोल रहा है कंपनी ने क्या किया, कंपनी का एक टेंडेंसी है स्टॉक टेकिंग एवरी एंड ऑफ द मंथ, मतलब हर मंथ के एंड में वो स्टॉक टेकिंग करते हैं टू चेक एंड रिपोर्ट फॉर द लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट, मतलब रस्टिंग का मतलब जो क्या बोले उसे, मतलब जंग जो लग जाता है ना लोहे में, ठीक है, तो वही चीज होता है। तो बोल रहा है कि रस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स लिया जा रहा है वो थोड़ा सा इस तरह से लॉस हो सकता है, ये एक नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहा है एंड ऑफ द मंथ टू चेक एंड रिपोर्ट फॉर द, ये लोग चेक करते रहते हैं हर मंथ के एंड में कि स्टॉक का क्या हालत है। द न्यू स्टॉक मैनेजर, इन्होंने न्यू स्टॉक मैनेजर को रख लिया है on 30th September 2021 को found that 900 units of microcontroller were missing which was apparently misappropriated by the former stock manager। 900 यूनिट मिसिंग मिला नए स्टॉक मैनेजर को, और ये जो मिस अप्रोप्रिएट है वो पहला वाला जो स्टॉक मैनेजर था ना, जो काम छोड़ के चला गया, फोन भी स्विच ऑफ करके रख दिया, उसका मतलब उनके वजह से हुआ है। ही फर्दर रिपोर्टेड लॉस 300 यूनिट ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट, मतलब ये क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। और मतलब किसी ने क्या किया, मिस अप्रोप्रिएट करके स्टॉक गड़बड़ कर दिया, और ये क्या है, नॉर्मल लॉस ड्यू टू रस्टिंग, ठीक है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टॉक लेजर, मतलब स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। तो वैसे वेटेड एवरेज मेथड हमारे लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन देख के किसी को लगे कि ये कैसे होगा, इसीलिए हम करवा दे रहे हैं। यहाँ पर मेन दो ही पॉइंट है, एक है 900 यूनिट को कैसे ट्रीट करें और 300 यूनिट को, तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता होता है, एक नॉर्मल लॉस है एक एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस का यूनिट भी कम करना होता है, एज वेल एज इसका जो वैल्यू है वो भी कम करना पड़ता है, जबकि नॉर्मल लॉस का सिर्फ और सिर्फ यूनिट रिड्यूस होगा, क्योंकि ये कस्टमर से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है वेटेड एवरेज जैसे करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। बस एंड में जब हम लोग देखेंगे 30th सितंबर, क्योंकि ये 20th सितंबर तक का है तो ये एंड ही आ रहा है, तो 30th सितंबर में ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, जस्ट हमें ये एक बार बताना है, ठीक है। तो हम एक बार वेटेड एवरेज मेथड से फटाफट इस क्वेश्चन को करके दिखा देते थे। स्टोर लेजर फॉर द मंथ ऑफ जैन नहीं सितंबर होगा। सितंबर डेट, यहाँ पर लिखते हैं रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे इश्यूज, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और यहाँ पर एक रिमार्क्स का कॉलम होता है, ठीक है। रिमार्क्स मतलब ये देखो, जब स्पेशल केस होता है ना, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, या फिर इशू रिसिप्ट कॉलम में लिख तो दिए बट एक्चुअली वो इशू रिसिप्ट नहीं हुआ था, जैसे मान लो प्रोडक्शन सेंटर से वापस आ रहा है, ऐसा स्पेशल केस के लिए रिमार्क्स का कॉलम यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग वेटेड एवरेज मेथड से बनाएंगे। तो 1 सितंबर ओपनिंग स्टॉक 6285 करके, तो 1 सितंबर, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक मतलब यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक 6000 यूनिट 285 करके, चेक कर लेते हैं एक बार, 6000 यूनिट 285। अमाउंट हम एक बार देख के ही लिख देते हैं, तुम लोग एक बार चेक कर लो, 17,10,000, ठीक है, 17,10,000। ये इंटू करने से आ जाएगा, ठीक है, 285 इंटू 6000 करने पे आ जाएगा 6000 इंटू 285, ठीक है।
17,10,000। अच्छा, आफ्टर दैट देखो, 1 सितंबर के बाद 8 सितंबर इशूड 4875, ठीक है। 8 सितंबर इशू हुआ है 4875, ठीक है। 4875। अब वेटेड एवरेज है तो रेट कौन सा लेंगे? वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ क्वांटिटी। तो ये रेट जो है यही होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ क्वांटिटी करेंगे तो 285 ही मिलेगा हम लोग को, अलग तो कुछ मिलेगा नहीं। तो 4875 इंटू 285, तो देखो वैल्यू कितना आ रहा है? 13,89,375, 13,89,375। तो रिमेनिंग कितना हो गया माइनस करने पे? ये हो जाएगा 6,000 माइनस 4875, 6,000 माइनस 4875, तो ये वैल्यू आ जाता है 1125, 1125, ठीक है। और ये माइनस करेंगे 17,10,000 माइनस 17,10,000 माइनस 13,89,375, 13,89,375, ठीक है। तो ये आ गया 3,20,625, ठीक है। 3,20,625। अब ये रेट कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाई 1125 करके, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1125, ठीक है। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल वेट, क्योंकि एक ही रेट है ना तो 285 ही आ गया, अलग कुछ नहीं आएगा। जब तक दो रेट नहीं मिक्सड अप होता है तब तक अलग रेट नहीं आएगा। 9 सितंबर को रिसीव्ड हुआ है 17,500, तो 9 सितंबर को रिसीव हुआ है 17,500, सॉरी 17,500 एट द रेट ऑफ 276, एट द रेट ऑफ 276, 276 इंटू 17,500, तो 17,500 इंटू 276, देखो 48,30,000, ठीक है। 48,30,000। अब ये बैलेंस में यहाँ पर ये दोनों टोटल हो जाएगा 17,500 प्लस 1125, तो 5,2,6,8,1, 18,625। और ये ऐड हो जाएगा 48,30,000 प्लस 3,20,625, 3,20,625। तो ये वैल्यू हो गया 51,50,000, 51,50,625। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, अलग रेट जरूर मिलेगा क्योंकि दो रेट जो है मिक्सड अप हुआ है। 18,625, 625, तो ये वैल्यू आ गया 276.5, 276.54 हो गया 9 सितंबर। नेक्स्ट देखो, 10th को इशू हुआ है 1200 यूनिट, तो 10th को इशू हुआ है 12, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, ये रिसिप्ट है 1200, सॉरी 12,000 यूनिट। कितना हो जाएगा यही वाला रेट? 276.54 इंटू 12,000, 27 33,18,480, 480। अब ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6,625, ठीक है। और ये माइनस करना पड़ेगा 51,50,000, माइनस कर देते हैं 51,50,625, ठीक है। ये नेगेटिव में आएगा, वैसे ये नेगेटिव नहीं होगा, मैंने रिवर्स माइनस किया इसीलिए। 1830 to 145, 1830 to 145, 1830 to 145 डिवाइडेड बाई 6,625, डिवाइडेड बाई 6,625, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 276.55, तो 276.55 लिख देते हैं। एक्चुअली ये सेम रेट ही रहेगा, है ना, चेंज तो कुछ होना नहीं है। देखो यहाँ पर चेंज इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये रेट कैसे आया था 285 और 276 को मिक्सड अप करके, तो जो बचा हुआ है वो भी वही रेट पे ही रहेगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन पे अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, इस वजह से ये 55 आ गया। बेसिकली इसको 54 भी लिखोगे तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया 10th को। अच्छा, 10th के बाद यहाँ पर 12 सितंबर, 12 सितंबर को रिटर्न किया गया है स्टोर में, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। रिटर्न किया गया है स्टोर में, स्टोर से स्टोर को, ठीक है, स्टोर को, रिटर्न टू स्टोर। तो पहले 12 सितंबर लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर स्टोर में रिटर्न हुआ है, ठीक है, तो वो रिसिप्ट में दिखाया जाएगा, क्योंकि स्टोर में फिर से आ रहा है 2,375,
अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा रेट लगेगा। तो यूनिट बाय टेक्निकल डिवीजन अगेंस्ट मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर, ये वाला 012 डिवाइडेड बाय 20, मतलब ये वाला, ठीक है। ये देखो, ये है रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है। इसके साथ इसको मैचअप करवा लेंगे तो पता चलेगा कौन सा रेट होना चाहिए। तो ये जो इशू हुआ था, इसका जो रेट था उसी रेट वाला माल रिटर्न हो रहा है, तो मतलब वही रेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला रेट लगाएंगे जो इशू वाला रेट था, मतलब इसके आगे दिन वाला, ये वाला 276.54, तो सेम रेट हो जाएगा 276.54। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 276.54 इंटू 276.54 इंटू 2375 ठीक है। ये हो गया 6,56,783 लिख देते हैं, 6,56,783, ठीक है। अच्छा, बच कितना गया, यहां से ये माइनस कर देते हैं, ये हो गया 0, यहाँ पर माइनस करने से हो जाएगा 4,200। सॉरी, ये तो रिसिप्ट हुआ ना, ऐड करना चाहिए, मैंने माइनस क्यों कर दिया, ये रिसिप्ट हुआ 9,000, ठीक है। 9,000, अब ये दोनों भी ऐड हो जाएगा 18, ये 6,56,783 प्लस 18,32,145 प्लस 18,32,145, वो पॉइंट था तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। 24,88,928 हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने 0.5 को यहाँ पर राउंड कर दिया था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 24,88,928, ठीक है। अब ये डिवाइड हो जाएगा 9,000 से, डिवाइडेड बाय 9,000, तो ये वैल्यू हो गया 276.54, 276.54। तो ये हो गया 12th ऑफ सितंबर का कैलकुलेशन। उसके बाद 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ सितंबर में रिसीव्ड हुआ है 9,288 करके, 9,288, 288 इंटू 9, 2592, 25,92,000 हो जाएगा, ठीक है। 25,92,000। अब रिसिप्ट हुआ है तो ऐड हो जाएगा 9,000 प्लस 9,000, ये हो गया 18,000, ठीक है। और ये ऐड हो जाएगा 25,92। अच्छा, तो ये हो गया 829, ये हो गया 50,80,928 डिवाइडेड बाई 80,000, 50,80,920, 50,80, 50, 80, 928, 928 डिवाइडेड बाई 18, 928 डिवाइडेड बाई 18,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 282.27, ठीक है, 282.27, 282.27, ये हो गया 15th का, ठीक है। जिसमें से ये यहाँ पर एक रिमार्क्स हम लोग लिख सकते हैं 17,500, ये है रिटर्न, कौन सा वाला था, रिटर्न फ्रॉम स्टोर, वो एक बार चेक कर लेते हैं। रिटर्न फ्रॉम स्टोर था 12 सितंबर वाला, ठीक है। तो 12 सितंबर वाला स्पेशल केस है, ये वाला यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न टू स्टोर, ठीक है। ये कोई रिसिप्ट नहीं हुआ है, ये कोई परचेज नहीं हुआ है, ये क्यों मैंने अलग से दिखाया, देखो इस चीज को समझना है। ये मैंने अलग से इसीलिए दिखाया क्योंकि ये दिख तो रहा है रिसिप्ट कॉलम है, बट ये कोई सेकंड टाइम परचेज नहीं है, जो मतलब इशू हुआ था वो रिटर्न आ गया, इसी वजह से ऐसे दिखाया गया है। 15th ऑफ सितंबर हो गया। अच्छा, अब 17th सितंबर रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है। 17th ऑफ सितंबर, ये भी एक स्पेशल केस है, रिटर्न टू सप्लायर। तो ये भी हम लोग कहाँ दिखाएंगे, ये इशू में दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग का स्टॉक कम हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रोडक्शन में नहीं भेज रहे हैं, हम लोग सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं। तो 700 यूनिट कौन सा वाला ऑर्डर का रिटर्न हो रहा है, 160/2020, ठीक है। तो 160/2020, तो ये कौन सा वाला है, परचेज ऑर्डर नंबर 160/2020, चेक करते हैं।
ये रहा 160/2020, मतलब ये वाला है ना 288, ये रेट लगेगा। 700 जो रिटर्न हो रहा है सप्लायर को, उसका रेट कितना लगेगा? ये वो वाला रॉ मटेरियल रिटर्न हो रहा है जो कभी खरीदा गया था 288 में, तो उतने में ही रिटर्न होगा। तो हमें ये जो नंबर है ना, ऑर्डर नंबर, इसके साथ चेक करके देखना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 288, ठीक है, एट द रेट ऑफ 288 से हो जाएगा। तो 288 इंटू 700, तो ये हो गया 2,01,600, 2,01,600, ठीक है। अब ये दोनों टोटल हो जाएगा 18,000 और 700, ये माइनस हो जाएगा, इशू हुआ है ना तो माइनस हो जाएगा। 700 माइनस कर देते हैं, तो 17,300 हो गया, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा 50, 80, 928, 50, 80, 928 माइनस, माइनस हो जाएगा 17,300। तो ये वैल्यू आ गया 50, 63, 628। तो सॉरी, ये वाला ये माइनस होगा ना, 201600, 50, 80, 928 माइनस 50, 80, 90, मैंने वैल्यू की जगह ये लगा दिया 201600, 201600, ठीक है। तो 48,79,328, 48,79,328, ये भी स्पेशल केस है, ये है रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है। ये भले ही दिख रहा है इशू वाले कॉलम में, बट ये कोई प्रोडक्शन में इशू हुआ नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 17,300 रेट मिल जाएगा 282.04, 282.04, ठीक है। अच्छा, 17th के बाद, 17th ऑफ सितंबर के बाद 20th ऑफ सितंबर इशू हुआ है 9,500, 20th ऑफ सितंबर इशू हुआ है 9,500, इशू हुआ है 9,500 यूनिट, ठीक है। अब इसका रेट कितना हो जाएगा? जो रेट चल रहा है यहाँ पर 282.04, 9,500, 282.04, 282.04 इंटू 9,500, तो ये हो गया 26,79,380, 26,79,380, ठीक है। अब इशू हुआ है तो माइनस हो जाएगा 17,300 से, ये वाला 9,500, 17,300 माइनस 9,500, तो ये हो जाता है 7,800, 7,800। और ये माइनस हो जाएगा 48,79,328, 48,79,328 माइनस 26,79,380, 21,99,948, 21,99,948, ठीक है। 948 डिवाइडेड बाय 7,800, रेट पता चल जाएगा। तो ये हो गया 282.04, 282.04, ये हो गया 20th ऑफ सितंबर का डिटेल्स। अब इसके बाद ये नॉर्मल लॉस वाला कब पता चला? 30th ऑफ सितंबर को, तो 30th सितंबर ये यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो एक हुआ है नॉर्मल लॉस, एक हुआ है एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस कितना, एबनॉर्मल कितना हुआ है? 900, जो कि पहले वाले जो मैनेजर थे, स्टोर मैनेजर, उनके वजह से हुआ है, उस उन्होंने गलत किया है, ठीक है। तो 900। अब इसका रेट कितना लगाएंगे? ये हम लोगों को कब पता चला? जब हम लोगों ने स्टॉक वेरिफिकेशन किया। तो इसका रेट क्या होगा? 900 हम लोगों का लॉस है, मतलब उसको हम लोग इशू में दिखाएंगे, ऑब्वियस सा बात है, इशू में दिखाएंगे। तो इसका हम लोग रेट क्या लगाएंगे? अब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वही, यानी ये वाला रेट पे 282.04 पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यूएशन 282.04, 282.04 इंटू 900, ये एबनॉर्मल लॉस है। 19,836, 19 गलत हो गया क्या? हाँ, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। 282.04 इंटू 900, 2,53,836।
अच्छा, अब ये माइनस हो जाएगा 6,900, ठीक है, और ये माइनस 21,99,948। 22,46,112। एक बार चेक कर लेते फिर से। 21,99,948, 21,99,948 माइनस ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2,53,836, 2,53,836। चेक करते एक बार सही लिखा है मैंने, हाँ बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट है। 1946,112 तब गलत आया था, 1946,112 डिवाइडेड बाई 6,900, तो रेट पता चल जाएगा। ये हो गया 282.04, 282.04। अब यहाँ पर भी एक रिमार्क्स में हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूएशन एबनॉर्मल लॉस को यूनिट से भी डिडक्ट किया, 7,800 को 900 से डिडक्ट किया, वैल्यू से भी डिडक्ट कर दिया। अब नॉर्मल लॉस देखो, नॉर्मल लॉस जो कि रस्टिंग के वजह से हुआ है वो कितना है, वो है 300, ठीक है। तो 300 नॉर्मल लॉस होगा, लेकिन इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होगा, सिर्फ यूनिट से डिडक्ट हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 6,600, ये माइनस हो गया 300, ठीक है। और क्योंकि वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ है तो वैल्यू जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल लॉस, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा, है ना। यही कॉस्ट है, लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू कम हो रहा है तो पर यूनिट बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1946,112 देखो, 1946,112 डिवाइड 6600, 294.86 है, ठीक है, 294.87, ठीक है। ये 86 को मैंने 87 लिख दिया क्योंकि 6 के बाद 5 था, ठीक है। तो ये हो गया। अगर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जस्ट इस पॉइंट के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया, बाकी इसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के लग सकता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पर क्या बोला है, ये स्टॉक आउट का क्वेश्चन है, ठीक है। मेसर्स टायरो ट्यूब्स ट्रेड्स इन 4 व्हीलर टायर्स, ठीक है, एंड ट्यूब्स, इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। तो कौन है, मेसर्स टायर ट्यूब ट्रेडर है, जो 4 व्हीलर टायर और ट्यूब्स का जो है इनका काम है। ये मतलब ये स्टॉक करके रखते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल, हर एक गाड़ी का जैसा भी टायर ट्यूब जरूरत है इनके पास मिल जाता है। इन ईयर एंड 1920 द रिपोर्ट ऑफ सेल मैनेजर रिवील्ड दैट मेसर्स टायर ट्यूब एक्सपीरियंस स्टॉक आउट ऑफ टायर्स। मतलब स्टॉक आउट का सिचुएशन का मतलब ये हो गया, कस्टमर आ रहे हैं बट हम लोग सप्लाई नहीं दे पाए, ऐसा सिचुएशन। मतलब ये तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ना, कि अच्छा है बहुत सेल हो रहा है, ठीक है, लोगों का डिमांड है, लेकिन क्या हम लोग डिमांड फुलफिल कर पा रहे हैं। तो सेल्स मैनेजर ने 1920 में इस चीज को फाइंड आउट किया कि कितना स्टॉक आउट हुआ था। तो देखो लिस्ट क्या दिया है, स्टॉक आउट कितना बार हुआ था, 100 टायर्स का डिमांड हुआ था और हम लोग नहीं दे पाए, ऐसा 2 टाइम्स हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट, ठीक है। अब 80 टायर्स का डिमांड था और स्टॉक आउट ऐसे 5 टाइम्स हुआ कि 80 टायर्स हमारे स्टॉक में नहीं था। 50 टायर्स स्टॉक आउट हुआ, ऐसा 10 टाइम्स हुआ। 20 टायर स्टॉक आउट हुआ, ऐसा 20 टाइम्स हुआ। 10 टायर स्टॉक आउट हुआ, ऐसा 30 टाइम्स हुआ। 0 टायर स्टॉक आउट हो गया, ऐसा 33 टाइम्स हुआ। मतलब हमारे पास एक भी टायर्स नहीं है, ऐसा 33 टाइम्स हुआ इन अ ईयर, ठीक है। 19 से लेके 20 हम लोग को करना क्या है, मेसर्स टायरो ट्यूब लॉसेस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। स्टॉक आउट होगा तो लॉस तो होगा, अगर बेच नहीं पाएंगे तो लॉस कितना होता है 150 करके। एंड स्पेंड 50 यूनिट पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन अगर हम लोग वही टायर को अपने पास स्टॉक में रख सकते हैं, गोडाउन में या शॉप में स्टॉक में रखेंगे, तो हम लोगों का क्या होगा, एक कैरिंग कॉस्ट लगेगा, ठीक है। स्टॉक आउट होना जैसे एक लॉस है, तो अगर हम लोग स्टॉक को रख देंगे, हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक में रखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, तो हम लोग का एक कैरिंग कॉस्ट
लगेगा, कैरिंग कॉस्ट कितना है 50 पर यूनिट, और अगर नहीं रखते हैं स्टॉक आउट होता है तो 150 का लॉस है। अब हमें बोला है डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल। ठीक है, हमें सेफ्टी स्टॉक रखना है हमेशा कि ऐसा ना हो कस्टमर आए और चला जाए, लेकिन हमें कॉस्ट भी तो देखना है कि सेफ्टी स्टॉक रखने के चक्कर में हम लोगों का कॉस्ट कितना कम या ज्यादा हो रहा है। तो जो सबसे लोएस्ट होगा, ऑप्टिमम होगा, वही वाला स्टॉक हमें रखना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो कैसे होगा इसका कैलकुलेशन, बस इतना ही पूछा, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, इलास्ट्रेशन 7। कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक आउट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। स्टॉक आउट पे कितना लॉस है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या हम लोग कॉलम बनाएंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे सेफ्टी स्टॉक लेवल, स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में चांसेस कि स्टॉक आउट होने का चांसेस क्या है, चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट। तो स्टॉक आउट होने पे कितना हम लोग का लॉस होता है, वही स्टॉक आउट कॉस्ट होगा जो कि 150 करके है, तो ये कॉलम 150 से हम लोगों को वैल्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाएगा एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। एक्सपेक्टेड मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, दिखा देंगे कैसे होगा। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना पड़ता है इस तरह का क्वेश्चन। तो हम लोग को पहले सेफ्टी स्टॉक हम लोग कितना रख सकते हैं 100, क्योंकि हम लोग का ऐसा सिचुएशन हुआ था कि 100 टायर्स का डिमांड हुआ था पूरे साल में 2 बार, और हम लोग वो फुलफिल नहीं कर पाए थे, तो सेफ्टी स्टॉक हम लोग 100 रख सकते हैं। ठीक है, अगर 100 रखेंगे तो हमारा स्टॉक आउट नहीं होगा, क्योंकि हमारा डिमांड क्या था, 0 था। ठीक है, स्टॉक आउट हुआ था 0, स्टॉक आउट हुआ था 10 टायर्स के लिए, 20 टायर्स के लिए, 50 टायर्स के लिए, 80 टायर्स के लिए। अगर हम लोग सेफ्टी स्टॉक में 100 टायर्स रखेंगे तो ये सब में से कोई भी सिचुएशन ऑकर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग स्टॉक आउट सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट 100 टायर्स रखेंगे तो हम लोगों का ये स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि 80 हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर 80 टायर्स का डिमांड होगा, 50 का होगा, 20 का होगा, 10 का होगा, 0। ठीक है, तो ये जब होगा तो हम लोग का यहाँ पर स्टॉक आउट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टॉक आउट नहीं है तो स्टॉक आउट का चांसेस प्रोबेबिलिटी में भी हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, स्टॉक आउट का कोई कॉस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, और स्टॉक आउट का जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ हमें 100 यूनिट टायर्स ट्यूब्स रखने का खर्चा 50 रुपीज करके बियर करना पड़ेगा। तो 100 × 50 यानी ये कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 5000, टोटल कॉस्ट हो गया 5000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर हम लोग 80 टायर्स एज अ सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, ठीक है, तो हम लोग का स्टॉक आउट कितना हो सकता है। अगर कोई 0 का डिमांड करेगा हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, 10 का करेगा प्रोवाइड कर पाएंगे, 20 का डिमांड होगा प्रोवाइड कर पाएंगे, 50 का डिमांड होगा प्रोवाइड कर पाएंगे, 80 का डिमांड होगा प्रोवाइड कर पाएंगे, बट अगर 100 का डिमांड होगा तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। कितना शॉर्टफॉल होगा 20, है ना। देखो अगर हम लोग 80 सेफ्टी स्टॉक में रखते हैं, लेकिन हम लोग को तो पता है पूरे साल भर में क्या सिचुएशन हुआ था, तो अगर कोई 100 टायर्स का डिमांड आएगा, ठीक है, तो हम लोग 20 स्टॉक आउट सिचुएशन में रहेंगे। तो स्टॉक आउट कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 80 टायर्स एज ए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो स्टॉक आउट हो जाएगा 20 टायर्स। ठीक है, अब इसका प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या है, तो ईयरली कितना बार ऐसा हुआ है, ये देखो ईयरली 100 टायर्स का डिमांड होगा तभी तो स्टॉक आउट सिचुएशन होगा। देखो अगर हम लोग 80 सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी सिचुएशन यहाँ तक ऑकर नहीं होगा। अगर 20 का शॉर्टेज होगा तो वो ये वाला होगा 100 टायर्स का जब डिमांड होगा, और 100 टायर्स का डिमांड ईयरली 2 टाइम्स हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2, 2 प्रोबेबिलिटी होगा
टू टाइम्स आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कितना था उस पे, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी देखो 5 + 2 7, ये हो गया 30, 30 एंड 20 50 60 60, और यहाँ पर हो गया 7 ऐड करने से 40, मतलब 100, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम स्टॉक आउट 100 हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, प्रोबेबिलिटी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 यानी कि 0.02, ठीक है। तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20 इंटू 150, ठीक है। 20 इंटू 150 कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है। और एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 0.02%, तो 0.02 मल्टीप्लाई अगर करेंगे 3000 से तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। और कैरी कितना करना पड़ेगा, 20 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा 20, सॉरी 80, हमें सेफ्टी स्टॉक में तो 80 यूनिट्स रखना पड़ेगा ना, गलती से 80 रखना पड़ेगा, 80 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा 4000। तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 4000, तो 80 टायर्स ट्यूब्स रखने का खर्चा होगा, प्लस एक्सपेक्टेड कॉस्ट 60 हो सकता है, तो 4060 टोटल। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग सेफ्टी स्टॉक 50 यूनिट रखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग सेफ्टी स्टॉक 50 यूनिट रखते हैं तो हम लोग का स्टॉक आउट क्या क्या हो सकता है, अगर कोई 80 का डिमांड करेगा तब 30, और अगर कोई 100 का डिमांड करेगा तो 50, तो 50 और 80 ये दो तरह का स्टॉक आउट हमारा ऑकर हो सकता है, 50 और यहाँ पर हो गया 30। तो 50 जो है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 50 मतलब 100 से कंपेयर, तो 2 आउट ऑफ 100 करके ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया 0.02 होगा, और 30 स्टॉक आउट मतलब अगर 80 का डिमांड होगा, 80 का डिमांड पूरे साल भर में 5 टाइम्स हुआ था, 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 यानी 0.05, 0.05, ठीक है। अच्छा, अब स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो जाएगा 150 इंटू 50, ठीक है, 150 इंटू 50 स्टॉक आउट इतना है, 150 इंटू 50 ये हो गया 7500, ठीक है, 150 इंटू 30 तो 4500, ठीक है। तो ये स्टॉक आउट कॉस्ट हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं 12,000, ये स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 7500, ये देखो 7500 इंटू 0.02, ठीक है, तो 150, ये हो गया 150, और ये कितना हो जाएगा 4500 इंटू 0.05 225, ठीक है, और इसका टोटल 375, ठीक है। अब इन्वेंट्री रखना कितना पड़ेगा 50 यूनिट, तो 50 यूनिट कैरिंग कॉस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 50 करके 2500, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 2500 प्लस हो जाएगा 375, तो ये कितना हो जाएगा 2875, ठीक है। सिमिलरली 50 यूनिट्स के बाद कौन सा हम लोग रख सकते हैं 20, ठीक है। अगर हम लोग 20 एज ए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो हमारा स्टॉक आउट कितना कितना हो सकता है, अगर 50 का डिमांड हो, 80 का डिमांड हो, 100 का डिमांड हो, 50 का डिमांड हो तो 30, ठीक है, 80 का डिमांड हो तो यहाँ पर 50, सॉरी 60, 60, और अगर 100 का डिमांड हो तो 80, ठीक है, 80 60 30 इतना स्टॉक आउट हो सकता है, 80 60 30 यहाँ पर लिख लेते हैं, 80 60 और 30। 80 के केस में प्रोबेबिलिटी 0.02, 60 यानी यहाँ पर 0.05, प्रोबेबिलिटी 60 तब होगा ना जब 80, तो ये, और 10/100 ये हो जाएगा 10/100 इंटू 100, ये तो पता ही है, लिख के दिखा देते हैं यहाँ पर अलग से, और 10/100 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.10 हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पर स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो जाएगा 150 करके, 150 इंटू 80 तो 12,000, 115 to 60 9,000, 115 to 30 4,500, ठीक है, 4,500, ये टोटल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, बाद में टोटल कर लेना, और 0.02 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 240, ठीक है, इंटू करो 5 इंटू 9 450, ये हो गया 450, ठीक है, 450, तो ये टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल चाहिए ना वहां पर ऐड करने के लिए 1140, ठीक है। अच्छा, तो कितना स्टॉक में रखना पड़ेगा 20 यूनिट्स इंटू 50, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है, स्टॉक इतना रखना पड़ेगा, तो 1000 प्लस 1140 2140 टोटल हो गया, ठीक है, 2140। नाउ अगर हम लोग
ये वाला, ठीक है। 10 यूनिट एज अ सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, 10 यूनिट एज अ सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, तो हमारा स्टॉक आउट कब कब हो सकता है? 100 का डिमांड हो तब हो जाएगा, 90 80 का डिमांड हो तो 70, 50 का डिमांड हो तो 40, 20 का डिमांड हो तो 10, ठीक है। तो 90, 70, 40 और 10 प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, इसका 0.02, इसका 0.05, इसका 0.10 और 10 वाला देख लेते हैं। ये 10 कितना डिमांड हुआ था? यहाँ पर ये हुआ था 20, ठीक है। मतलब ये देखो, अगर हम लोग 10 वाला कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मतलब 10 का अगर हम लोगों का डेफिसिट होगा जब 20 यूनिट का डिमांड होगा, ऐसा डिमांड पूरे साल भर में 20 टाइम्स आया था, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, ये वाला क्यों कर रहे हैं हम? हाँ ये वाला होगा, 20 है, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये 10% आ गया। एक मिनट, मेरा ये कितना हुआ था? ये टोटल करके 100 ही तो आ रहा है। ये 2 प्लस 5 7, 7 और 33, 40, 40 50 60 70 और ये 40 50 60 70 और 30, 30 100 ही तो हो रहा है, 100, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। अच्छा ठीक है, ये परसेंटेज में करने का जरूरत नहीं, 2 डिवाइडेड बाई 100 करने से ही होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, मैंने तो परसेंटेज में लिखा नहीं, 2 डिवाइडेड बाई 100 करने से 0.02 आएगा, ठीक है। तो रेशियो के तरह कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये 20 डिवाइडेड बाई 100 हो रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 100, 0.2, ठीक है। 0.2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0. अच्छा स्टॉक आउट 150, तो 150 इंटू 90, 13,500, 70 इंटू 150, 10500। अच्छा ये हो जाएगा 6000, ठीक है। और ये 10 होने से 1500। अच्छा अब जो प्रोबेबिलिटी है 0.02 इंटू 13,500, तो ये हो गया 270। अच्छा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 525, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। चांसेस चांसेस कितना है? 6000 का 0.10 यानी 600, और 15,000 का 0.2 यानी 300, तो टोटल कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा टोटल करने पे? ये हो गया 59। अच्छा ये हो गया। अब अगर हम लोगों को स्टॉक में रखना है तो इसका खर्चा कितना हो जाएगा? 10 इंटू 50, 500, और टोटल 500 प्लस 1695, तो ये हो जाएगा 592195, ठीक है, 2195। और अगर हम लोग सेफ्टी स्टॉक जीरो करते हैं तो हम लोग का क्या लॉस हो सकता है? देखो सेफ्टी स्टॉक अगर हम लोग जीरो कर लेते हैं तो हम लोगों का स्टॉक आउट कितना कितना हो सकता है? ये पूरा ही स्टॉक आउट हो जाएगा 180, क्योंकि ना तो हम लोग 100 का डिमांड फुलफिल कर पाएंगे, ना तो 80 का, ना तो 50 का, ना तो 20 का, ना तो 10 का। ये हो गया हम लोग का ये वाला कॉलम, स्टॉक आउट हो सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है, देखो जितना डिमांड हुआ था उस हिसाब से 0.2 0.5 इस तरह से लिख देते हैं, 0.02 0.05, फिर आया 0.10, ठीक है, 0.10 ये वाला, 0.2 0.3 0.20 0.30, ठीक है। ये हो सकता है। और जीरो के लिए क्या प्रोबेबिलिटी निकाले? नहीं निकालने का जरूरत है, क्योंकि जीरो ही तो रख रहे हैं, तो यहाँ तक होगा। अच्छा अब हम लोग क्या कौन सा कॉलम आउट करेंगे कि कितना स्टॉक आउट कॉस्ट होगा? 150 पर यूनिट करके होता है, तो 100 होगा तो 150 इंटू 100 यानी 15,000, 150 इंटू 80 12,000, 150 इंटू 50 तो ये हो गया 7,500, 150 इंटू 20 ये हो गया 3,000, 150 इंटू 10 ये हो गया 1,500, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 0.2 इस पे इंटू कर देंगे 0.2, तो ये हो गया 300, ये 0.5 से 600, ये हो जाएगा 750, ये हो गया 600, और ये हो जाएगा 450, तो इसका टोटल करेंगे तो ये हो गया 27
2700, ठीक है, 2700। अब जीरो स्टॉक आउट रखेंगे, मतलब सॉरी सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, तो 50 रुपीज के हिसाब से हमारा कॉस्ट जीरो हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट 2700। तो सबसे ऑप्टिमम कौन सा है, तो यहाँ पर कॉस्ट लगेगा, अगर हम लोग 100 सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो टोटल 5000 का खर्चा आ जाएगा, 4060, 2875, 2140, 2195। तो यहाँ पर तो सबसे कम यही वाला दिख रहा है 2145, और पीछे पेज में देख लेते हैं 2145 यानी 20 वाला, और यहाँ पर 2700 यानी वही सबसे ऑप्टिमम है, ठीक है। तो लिख देते हैं एट सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 20 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट इज ₹2140, दैट इज द लोएस्ट। तो यही हो जाएगा ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक। तो अगर सेफ्टी स्टॉक आइडेंटिफाई करना है कि हमें कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, तो हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो ये वाला, अर्नब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस, इट फॉलोज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये लोग वेटेड एवरेज फॉलो करता है, ठीक है। फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ कंपोनेंट एक्स का यहाँ पर डेटा दे रखा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा दे रखा है। हमें यहाँ पर बोला है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ये कैलकुलेट करो, और बोला है प्रिपेयर करो स्टोर लेजर, ठीक है, स्टोर लेजर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st of March 2020, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूजिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2020, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। देखते कितना सारा हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखो, ये तो पहले डिटेल्स बताया है कि क्या कंपनी का नाम है, इनका क्या कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट जो ये लोग परचेज करते हैं। तो कब कब परचेज हुआ है, देखो 15 दिसंबर को परचेज ऑर्डर दिया गया था 008, परचेज ऑर्डर नंबर है 10,000 यूनिट, और रेट कितना है 9930। फिर परचेज ऑर्डर 099, ये वाला एग्जीक्यूट किया गया 10,000 यूनिट 9780। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ये पहले से था, ठीक है, 9810 1120 को। अच्छा, ये सब परचेज ऑर्डर दिया गया। और ये देखो गुड्स रिसिप्ट नंबर, मतलब 008 जो परचेज ऑर्डर दिया गया था, ये यहाँ पर रिसिप्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रिसिप्ट हुआ है, 10,000 यूनिट रिसिप्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर 003 अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर 008, ठीक है, मतलब मेटेरियल के लिए डिमांड आया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, रिक्वेस्ट नंबर है 003, और कौन सा वाला मेटेरियल का रिक्वायरमेंट आया है, जो खरीदा गया है 008 वाला, ठीक है, मतलब 008 परचेज ऑर्डर पे जो रॉ मेटेरियल खरीदा गया था वो इशू करने बोला गया है 5/1/2020 को। उसके बाद मेटेरियल रिक्वेजिशन नंबर 001, ठीक है, 3000, फिर मेटेरियल रिक्वेस्ट भेजा गया है मेटेरियल भेजने का 3000 यूनिट का, ठीक है, 6/1/2020। परचेज ऑर्डर फिर से देखो 010 में परचेज ऑर्डर जनरेट किया गया है, 010 का परचेज ऑर्डर जनरेट किया गया है 7/1/20 में, तो ये वाला ऑर्डर जनरेट हुआ। फिर मेटेरियल रिक्वेस्ट हुआ है 012 4500 10/1/2020 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 12 जैन 2020 में ये परचेज ऑर्डर जो हुआ था उसके अगेंस्ट में गुड्स रिसिप्ट हो गया, ठीक है, गुड्स रिसिप्ट हो गया 12/1 को, कौन सा वाला 009 वाला ऑर्डर, ठीक है, 009। तो 009 वाला ऑर्डर कौन सा, एक बार चेक करते हैं, ये वाला 30 दिसंबर को जो ऑर्डर किया गया था, ठीक है। 30 दिसंबर को जो ऑर्डर किया गया था, कहाँ चला गया, ये वाला 30 दिसंबर को जो ऑर्डर किया गया था, ये वाला गुड्स रिसिप्ट नंबर 009 अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर, ये वाला। उसके बाद 13 जैन 2020 मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर 004 अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर 009, ठीक है। इस तरह से अलग अलग दे रखा है। मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर फिर से दिया है यहाँ पर, और मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर यहाँ पर फिर से मेटेरियल का रिक्वेस्ट भेजा गया, गुड्स रिसिप्ट नंबर, मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर, मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर, जीआरएन मतलब गुड्स रिसिप्ट नोट, एमआरएन मतलब मेटेरियल रिटर्न नोट। अच्छा, मेटेरियल रिटर्न नोट, एमआरएन जहां जहां है वहां पर मेटेरियल रिटर्न हुआ है, ठीक है। हम लोग को बोला है रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने, ये डेटा से रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने बोला है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर इलास्ट्रेशन, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है मैक्स
यूटी, ठीक है। अगर तुम लोग याद कर लियो तो मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। तो मैक्सिमम यूसेज, तो यूसेज हम लोग चेक करेंगे, यूसेज का मतलब है जो इशू किया गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम यूसेज हम लोग चेक करते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पर देखो मैक्सिमम यूसेज कितना हो रहा है, तो मैक्सिमम यूसेज चेक करते हैं। ये परचेज ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर मतलब ऑर्डर जनरेट हुआ है, ये भी ऑर्डर जनरेट हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिटर्न नोट मतलब गुड्स रिटर्न हुआ है। मेटेरियल, सॉरी गुड्स जीआरएन का मतलब होता है, यहाँ पर दे दिया था। एमआरएन का मतलब होता है मेटेरियल रिटर्न नोट्स, जीआरएन का मतलब गुड्स रिसिप्ट, ठीक है, गुड्स रिसिप्ट हुआ है। जीआरएन का मतलब गुड्स रिसीव्ड हुआ है। एमआरएन, ये गुड्स रिसीव्ड हुआ है, ये कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम यूसेज चाहिए। एमआरएन मेटेरियल रिक्वेस्ट नंबर, तो देखो मैक्सिमम यूसेज हम लोग देखते हैं कितना कितना होगा। यहाँ पर ये वाला एक है, मैक्सिमम है कि नहीं वो तो बाद में ही पता चलेगा। यूसेज पहले चेक करते हैं 500। इसके अलावा यहाँ पर ये तो रिटर्न है, सॉरी ये रिटर्न है, मेटेरियल रिटर्न है, ये गुड्स रिसिप्ट है, रिटर्न है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो रिक्विजिशन मतलब मेटेरियल के लिए बोला गया 3000, फिर मेटेरियल रिक्विजिशन 4500, मेटेरियल रिक्विजिशन 2200, मेटेरियल रिक्विजिशन 1500, 4000 और 3200। मेटेरियल रिक्विजिशन का मतलब ही इशू, इशू करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा गया है कि मेटेरियल भेजो। तो मैक्सिमम कितना है, 3000, 4500, 2200, 1500, 4000, 3200। मैक्सिमम कितना है 4500। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हो गया 4500, तो मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो 4500 यूनिट ये मैक्सिमम यूसेज था। हम लोगों ने वहां चार्ट से देख के कैलकुलेट कर लिया। मैक्सिमम लीड टाइम मतलब कब मटेरियल आके पहुंचता है, तो ऑर्डर से लेके गुड्स रिसीव होने तक देखेंगे। देखो फर्स्ट ऑर्डर हुआ था 008, ठीक है। अब ये ऑर्डर कब आके पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है। तो कितने दिन बाद पहुंचा, ये था 15 दिसंबर, डिसंबर होता है 31 डेज का। तो 31 माइनस 15 कर लो कितना होता है। तो दिसंबर का 16 डेज था और 5 जैन को आके पहुंचा, यानी ये कितने दिन बाद पहुंचा, 21 डेज, ठीक है। तो इसमें 21 डेज लगा। अब परचेज ऑर्डर 009 जो था, परचेज ऑर्डर 009 वो कब आके पहुंचा, यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आके पहुंचा, चेक करो कितना दिन होता है। 30 दिसंबर को ऑर्डर दिए थे, तो दिसंबर का एक दिन और जनवरी का 12 यानी 13 डेज हो गया, ठीक है। ये हो गया 13 डेज। अब और कहाँ पर ऑर्डर हुआ था चेक करते हैं, ये देखो 010, 7 तारीख का, ठीक है, 010। और ये कब आके पहुंचा, ये आया 25 तारीख को, ठीक है। तो ये 7 तारीख को ऑर्डर हुआ था, ये 25 तारीख को आया, तो 25 - 7, 18 डेज हुआ। तो 21, 13, 18, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 21। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम कौन सा ले लेंगे 21, ठीक है, 21 डेज। तो ये इंटू कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 94,500 यूनिट्स, ठीक है, 94,500 यूनिट्स। ये हो गया आरओएल, ठीक है। आरओएल के बाद हम लोग को क्या पूछा था, आरओएल के बाद हम लोग को पूछा था मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है आरओएल, ठीक है, प्लस आरओक्यू या फिर ईओक्यू माइनस मीन यूटी, ठीक है, मीन यूटी। तो आरओएल तो अभी अभी कैलकुलेट किया 94500, ठीक है, आरओएल कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए आरओक्यू, आरओक्यू और मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम तो ये देखो दिख रहा है 21, 13 और 18, तो मिनिमम टाइम हो जाएगा 13, ठीक है, मिनिमम टाइम हो जाएगा 13। अच्छा, अब हम लोग को देखना है कि आरओएल कितना है। तो जब भी ऑर्डर हुआ है, देखो कितना हुआ है 10,000, 10,000, ये देखो ऑर्डर जब भी हुआ है, सॉरी ये रिसीव्ड हो गया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ पर परचेज ऑर्डर 2 बार हुआ, परचेज ऑर्डर ये देखो 3 बार, बस और कोई परचेज ऑर्डर नहीं है। मतलब जब भी ऑर्डर करते हैं हम लोग 10,000 ही करते हैं, मतलब हम लोग का ईओक्यू कितना हो जाएगा, ईओक्यू हो गया 10,000, ठीक है। और मिनिमम यूसेज कितना हो जाएगा, मिनिमम यूसेज, तो यूसेज तो मैंने यहाँ पर गोला गोला किया था, उसमें मिनिमम ये है 22015, मुझे लगता है 1500 है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। रिक्विजिशन रिक्विजिशन रिक्विजिशन, मिनिमम तो अभी तक यही मेरे ध्यान में आ रहा है,
रिक्विजिशन देखो ये वाला है, मेटेरियल रिक्विजिशन ये वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे कम यही हो रहा है 1500, यानी 1500 जो है वो मिनिमम रिक्विजिशन है, ठीक है, मिनिमम रिक्विजिशन है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, 94,500 प्लस 10,000। अच्छा पहले प्लस का वैल्यू लिख लेते हैं, 1,04,500, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अच्छा ये कितना दिन हुआ था हम लोगों का, ये 13 हुआ था। ये देखो ये 13 हम लोग का ये वाला हुआ था, 30 दिसंबर को इशू हुआ है, ठीक है। 30, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये जो डेट है ना ये वाला 13 होगा, हम बता देंगे बाद में क्यों ये 13 होगा। ये नहीं तो क्वेश्चन का आंसर के साथ मैचअप नहीं होता, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। यहाँ पर 13 होगा, तो ये जो हो गया यहाँ पर एक दिन और यहाँ पर 13, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। हम बता देंगे बाद में क्यों यहाँ पर 14 करना पड़ेगा। वो आंसर जिस हिसाब से ना उस हिसाब से टैली नहीं होगा, यहाँ पर जो है डेट गलत दे रखा है, तो यहाँ पर 13 करना पड़ेगा। तो 13 यानी 14 डेज हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। बस ये थोड़ा सा हमें रेक्टिफाई करना है क्वेश्चन में, तो ये 14 कर लेंगे, ठीक है। तो 14, तो इसमें कितना हो जाएगा 21,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 83,500 यूनिट, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। देखो मिनिमम बोला था, तो मिनिमम स्टॉक लेवल, तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, आरओएल माइनस एवरेज यूटी या फिर नॉर्मल यूटी, ठीक है। आरओएल कितना हुआ 94,500, देखो आरओएल ये हो गया 94,500, माइनस करना है एवरेज यूटी, ठीक है। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज यूटी, तो ये देखो एवरेज स्टॉक पहले कैलकुलेट करना है, तो एवरेज कंजम्पशन कितना है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, यानी ये वाला 4,500 और यहाँ पर हो गया कितना 1500, 4,500 और 1500, 4,500 मैक्सिमम यूज होता है, मिनिमम 1500 यूज होता है, इनटू ये हो गया एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम, एवरेज लीड टाइम कितना है, मैक्सिमम 21 डेज, मिनिमम 14, 21 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 94,500 माइनस ये हो जाएगा 6,000 बाई 2 यानी 3,000 इंटू ये हो गया 17.5 डेज आएगा, ठीक है। ये टोटल करके देख लो 17.5 डेज आएगा, तो 94,500 माइनस 3,000 इंटू 17.5, 52,500, ये हो गया 42,000 यूनिट, ठीक है। तो हम लोगों का ये पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर .1, .2, .3 ये हम लोगों का सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग को बोला है कि एक स्टोर लेजर पूरा प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। और ये कौन सा मेथड फॉलो करते हैं ये लोग, उस मेथड पे करेंगे। और स्टोर लेजर जैसे ही बन जाएगा हम लोग जैन का कंजम्पशन वहां से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये प्रिपेयर करेंगे तब होगा। और ये कौन से मेथड से करने के लिए बोला है एक बार चेक कर लेते हैं, वेटेड एवरेज से बोला है, ठीक है, वेटेड एवरेज से बोला है, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। तो ये हम तुम लोग को टास्क दे देते, देखो ये होमवर्क दे देते, तुम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हो। बस यहाँ पर जो है डेट को सही कर लो, ये 12 जो है ये 13 हो जाएगा, ठीक है, ये 13 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करके ये वाला पूरा प्रिपेयर अगर कर लेते हो तो बाकी ऑटोमेटिकली तुम लोग आंसर निकाल सकते हो, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे। और यही वाला देखो लास्ट क्वेश्चन था, और इसमें मेरा कोई क्वेश्चन करवाने का नहीं है, बाकी मैंने सारा ही करवा दिया। अच्छा अब एक पॉइंट हम बता देते हैं, जस्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये वाला हम नेक्स्ट दिन अगर थोड़ा सा टाइम लेके करवा देंगे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, ये तो मैंने करवा दिया, 14 भी हो गया,
यहाँ पर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था, इलास्ट्रेशन 13। यहाँ पर बोला गया था फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दे रखा है, ठीक है, रेस्पेक्ट ऑफ मेटेरियल वाई ऑकर ड्यूरिंग 6 मंथ, 6 मंथ्स का ट्रांजैक्शन दे रखा है कुछ एक मेटेरियल का, कितना परचेज हुआ है, कितने रेट पे हुआ है, कितना इशू हुआ है। अब द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूज दैट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिमेन द सेम नो मैटर विच मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मेटेरियल इशूज इज यूज्ड। तो ये पूरा गलत बोल रहे हैं, चीफ अकाउंटेंट बोल रहे हैं कोई भी इशू मेथड फॉलो क्यों ना करो, फीफो करो, लिफो करो, वेटेड एवरेज करो, तो बोल रहा है कि आंसर जो है क्लोजिंग स्टॉक का वो सेम आएगा, बल्कि ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, डू यू एग्री? नहीं, हमें एग्री होना नहीं है। क्यों नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है, क्यों नहीं है ये हमें बताना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल ऐसे ही हमें बोलना है, देखो ये हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, ये थियोरिटिकली हमें समझना है और इसको लिखना है, ठीक है, जिनको लिख के करना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, अगर हम लोग फीफो फॉलो करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दिखेगा मार्केट प्राइस में नहीं दिखेगा, ठीक है, सॉरी मार्केट प्राइस में दिखेगा, मार्केट प्राइस में दिखेगा। मैंने लास्ट दिन जो फीफो लिफो का पूरा डिफरेंसेस बताया था ना, उसके बेसिस पे। और अगर हम लोग लिफो में करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कभी भी मार्केट प्राइस में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हमें बताना पड़ेगा कि अगर फीफो में करेंगे क्या होगा, लिफो में करेंगे तो क्या होगा, वेटेड एवरेज में करेंगे तो क्या होगा, सिंपल एवरेज में क्या होगा। स्टेट व्हेन एंड व्हाई वुड यू रेकमेंड द लिफो मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू। अगर हम लोग लिफो किसी को रेकमेंड करेंगे तब कब करेंगे ये पूछ रहा है, ये हम लिखवा देते हैं, ठीक है, पॉइंट बी जो है ये हम लिखवा देते हैं क्वेश्चन का पॉइंट बी, ठीक है। लिफो कब रेकमेंड किया जाता है ये भी मैंने पहले बता रखा है, फिर भी हम लिख देते हैं। अगर जो इन्फ्लेशन चलता है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन पीरियड चल रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन LIFO will trained to show the current correct, ठीक है, show the correct profit and avoid paying undue taxes to some extent, ठीक है। तो अगर हम लोगों का इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब आज जो 12 में मिल रहा है, कल 13 में, परसों 14 में, फिर 15 में, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये वाला, ठीक है, मान लो 20 रुपीज में बेचना चाहते हैं तो 15, 5 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद 14 का गया तो 6 रुपीज का। तो हमारा क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन चलता है तो हमें करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमेशा लीफो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इससे हमारा टैक्स का बर्डन भी कम होता है, ठीक है, ज्यादा टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। तो ये मैंने सेकंड पॉइंट बता दिया। जो यहाँ पर अलग से पूछ रखा था, स्टेट व्हेन एंड व्हाई वुड यू रिकमेंड द लिफो मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज, ठीक है, ये पॉइंट बता दिया। और जो क्वेश्चन करवा रहे थे उसका स्टोर लेजर बनाएंगे तो बाकी सारा आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यहाँ पर जो बोला है कि अगर हम लोग एग्री नहीं होते हैं कि अलग अलग मेथड से अलग अलग कंसेप्ट नहीं होगा तो हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो तुम लोग इसका स्टोर लेजर बना के भी कर सकते हो कि एक बार से फीफो से कर लिया, लिफो से सिंपल और वेटेड, तो वहां पर डिफरेंसेस देख के बता सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर जो हम शेयर कर देंगे, तुम लोग एक बार रीड करोगे तो समझ जाओगे। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेटेरियल हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया, वो क्वेश्चन करवाएंगे लास्ट दिन नेक्स्ट क्लास में। और एक जो स्पॉइलेज वेस्टेज और कुछ पॉइंट है उसका थियोरिटिकल, वो हम बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लेबर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।